हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम आपके सामने लिटरेरी टर्म्स के कुछ और क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपकी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं और आप भी अगर इस सीरीज को अच्छे से देख लेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है उम्मीद से ज्यादा बेहतर होगी। पिछले सेशन में हमने लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन नंबर 135 तक कवर कर लिया था, जिसमें क्रोनिकल प्लेज के बारे में पूछा गया कि इनको और क्या कहा जाता है। तो हमारा जो जवाब था वो क्या था, एस्ट्री प्ले था। आज हम इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। तो क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं क्या कहता है। द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेस इज एसोसिएटेड विथ। कॉमेडी ऑफ मीनेस जो है वो हेरोल्ड पिंटर से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 137 whose poem The Pylon gave the nickname Pylon poets to left-wing poets of 1930s। किस पोएट की पोयम The Pylon gave the nickname Pylon poets to left-wing poets। लेफ्ट-विंग के पोएट को पाइलॉन पोएट्स किस कविता ने कहा है, वो है द पाइलॉन। और इस कविता को लिखने वाले कौन है, वो है स्टीफन स्पेंडर। द पाइलॉन के जो राइटर है, जो ऑथर है, वो है स्टीवन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज फेमस फॉर नॉवेल फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ अबाउट द कन्विक्ट सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। करेंगे ऑस्ट्रेलिया के कन्विक्ट सिस्टम के ऊपर लिखी गई नॉवेल फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ के जो राइटर हैं वो कौन है, वो है हमारे मार्कस क्लार्क। मार्कस क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड एरिस्टोटल यूज द टर्म हिमर्शिया। हिमर्शिया को किसमें इन्होंने यूज किया, अपने किस वर्क में, किसने, एरिस्टोटल ने। तो ये पोएटिक्स है। पोएटिक्स जिसमें इन्होंने ट्रेजेडी की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। उसी में इन्होंने बताया है कि ट्रेजेडी के 6 मेन पार्ट्स होते हैं और उनमें सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है, वो होता है आपका प्लॉट। ठीक है, तो पोएटिक्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पोएटिक्स किसने लिखी है, तो लिखी है किसने, एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 140 है हमारा। पान शॉप्स, बुफेलो बिल, drunkenness are the common terms which appear frequently in Native American writers। नेटिव अमेरिकन राइटर्स में, यानी जो अमेरिका में रहने वाले राइटर्स हैं, उनमें पॉन शॉप्स या बुफेलो बिल या ड्रंकेननेस, ये बड़े कॉमन टर्म है जो हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। इनमें से कौन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है, तो हमारा जवाब होगा फर्डिनेंड डी सॉसरे। इनमें कौन कौन है, रोलैंड है, जैक्स डेरिडा है और जूलिया क्रिस्टेवा है। ये जो डेरिडा है, इनके लिए क्वेश्चन हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि डीकंस्ट्रक्शन जो थियरी है वो हमारे जैक्स डेरिडा ने दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। With whom do we relate the phrase suspension of disbelief? This suspension of disbelief phrase को हम किसके साथ रिलेट करते हैं, एसटी कॉलरेज के साथ में। इन्होंने ही ये टर्म दिया था और किस बुक में दिया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया में, जो कि 1817 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143। Who propounded the term a creature feminine? A creature feminine किसने दिया है, हेलेन सिक्सस ने। हेलेन सिक्सस ने ए क्रीचर, थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं है, ए क्रीचर फेमिनाइन जो है वो हेलेन सिक्सस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144। Which of the following पोएट इज एसोसिएटेड विथ बॉग पोएम्स। बॉग पोएम से कौन संबंधित है, वो है सीमस हेनी। सीमस हेनी जो है वो बॉग पोएम्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। एस्ट्रोफिल इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय एडमंड स्पेंसर।
एस्ट्रोफल जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है, ये हमारे एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। एडमंड स्पेंसर को जॉन मिल्टन अपना गुरु टीचर मानते थे और जॉन मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 146 हु पायनियर्ड द यूज ऑफ हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश। हेरोइक कपलेट का यूज किसने शुरू किया था इंग्लिश में, तो वो है हमारे जोफ्री चौसर सॉरी, जो जोफ्री चौसर, जो जिसका यूज इन्होंने अपने समय में शुरू कर दिया था, इसको कॉइन भी किया और उसका यूज भी किया, और उसका यूज ये नाम ध्यान कर रहे थे, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन और द कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने इनका यूज किया है। ठीक है, ये जो चौसर है हमारे, ये इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पोएट भी माने जाते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु यूज द राइम रॉयल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश। राइम रॉयल का यूज पहली बार किसने किया था इंग्लिश में, तो राइम रॉयल का यूज भी चौसर ने ही किया था। एक बार इसको अपन कंफर्म कर लेते हैं विथ आंसर। तो राइम रॉयल इज ऑल्सो स्पेल्ड राइम, 7 लाइन iambic pentameter स्टेंजा राइमिंग ABABBCC was first used in English in 14th century by Geoffrey Chaucer। तो देखिए, हेरोइक कपलेट भी किसके द्वारा पहली बार यूज किया गया है, जियोफ्री चौसर के द्वारा, और राइम रॉयल का भी यूज जो है वो जियोफ्री चौसर के द्वारा किया गया। राइम रॉयल की विशेषता क्या है देख लीजिए, ये 7 लाइन iambic pentameter में होता है और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ABABB और CC है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, द किंग्स स्क्वायर, द किंग्स बुक attributed to James I of Scotland is supposed to be source of the name राइम रॉयल। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जो किंग स्क्वायर है, जो कि जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड के को एट्रीब्यूट की गई है, शायद उसी में राइम रॉयल शब्द पहली बार यूज किया गया है। और चौसर ने अपने ट्रॉयलस एंड क्रेसिड में एंड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में राइम रॉयल का यूज किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। हेरोइक कपलेट का यूज किसमें किया था, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में और कैंटरबरी टेल्स में, जबकि राइम रॉयल का यूज किसमें है, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, which of the following is not related to subaltern studies। तो ये है हमारा जूलिया क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा जो है वो सबाल्टर्न स्टडीज से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज हमार्शिया मीन एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, द फाइनल आउटकम ऑफ द मेन ड्रामेटिक कॉम्प्लिकेशन। लिटरेरी वर्क नहीं हुई है, ये नहीं होगा। ट्रेजिक फ्लॉ इन प्रोटोगोनिस्ट्स पर्सनैलिटी विच लीड्स टू हिज हीरोइक डिक्लाइन टुवर्ड अ ट्रेजिक एंड। ये वाला आंसर सही होना चाहिए, एक बार इसको अपन मैच कर लेंगे। हाँ ठीक है, बी नंबर ही है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ट्रेजिक फ्लॉ, कोई एक ट्रेजिक फ्लॉ जो प्रोटोगोनिस्ट की पर्सनालिटी यानी हीरो की पर्सनालिटी में हो, और ये वो फ्लॉ होता है जो उसको उसके हीरोइक डिक्लाइन, उसकी बर्बादी की तरफ लेकर के जाता है, उसी को हम हेमार्शिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 150, व्हाट काइंड ऑफ पोएम पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज। ब्लैंक वर्स एपिक पोएम, ये हमारा सी आंसर हो गया। पेस्टोरल पोएम नहीं है, वो तो लाइसिडस है, जो आपकी किसने लिखा है, जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने ये भी लिखा है। पैराडाइज किसने लिखा है भाई, जॉन मिल्टन ने लिखा है। चलिए इसके कुछ और फैक्ट अपन डिस्कस कर लेंगे। जॉन मिल्टन ने लिखा है, 1667 में इसे पहली बार पब्लिश किया गया था 10 बुक्स में। फिर 1674 में इसे पब्लिश किया गया 12 बुक्स में। और एक हैरानी की बात आपको बताएं कि इंग्लिश लिटरेचर का महानतम एपिक है ये, और इसको जो है इन्होंने 5 पाउंड में सिर्फ इसके राइट्स जो है वो बेचे थे। इनको कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा था, ये समझिए, इतनी महान कृति के लिए। वक्त वक्त की बात है। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे, पैराडाइज लॉस्ट पहली मर्तबा 1667 में आया, तब 10 किताबें थी। जब 1674 में आया तो फिर किताबें कितनी हो गई, 12 हो गई। तो ये ब्लैंक वर्स एपिक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 151, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ iambic pentameter डज अ स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 9।
8. Spenserian stanza is verse formed as consist of 8 iambic pentameter phylor. अच्छा ठीक ठीक, सॉरी, टोटल 9 होती है, ये देखिए दिया है, टोटल 9 होती हैं और इसमें एक जो है 8 जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और जो नवी लाइन होती है वो एलेक्जेंड्रीन में होती है, एलेक्जेंड्रीन कहलाती है, टेंस लेवल लाइन होती है। ठीक है, चलिए इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान कर लीजिए। जब पूछा जाएगा कि स्पेंसेरियन स्टेंजा में आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस कितनी होती हैं, तो वो होती हैं भाई 8, और टोटल कितनी होती हैं, टोटल लाइन होती है 9, जिनमें से एक एलेक्जेंड्रीन होती है। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है एलेक्जेंड्रीन है, और एलेक्जेंड्रीन की राइम स्कीम क्या है, ए बी बी सी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 152, व्हाट इज अ सोनेट? सोनेट क्या है भाई? 14 लाइन पोएम होती है ना। लैंग्वेज यूज टू क्रिएट इमेज इन द माइंड ऑफ रीडर, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड्स विथिन वर्ड्स। लिरिक पोएम कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 iambic pentameter lines linked by an intricate rhyming scheme। या अगला पॉइंट क्या है, a polite mold phrase that we substitute for a harsher। ना ये तो जो है आपका यूफेमिज्म को कह रहा है। ठीक है, लैंग्वेज यूज टू क्रिएट इमेज इन द माइंड, ये आपका होता है ऐसी कोई लैंग्वेज जिसमें जब बात करी जाए ना तो दिमाग में आपके वो इमेज क्रिएट हो जाए। सिंबोलिज्म कह सकते हैं क्या? नहीं, वो सिंबोलिज्म अलग चीज होती है। रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड, सी एसोनेंस होता है, तो हमारा सी ऑप्शन होगा। लिरिक पोएम कंसिस्टेड ऑफ सिंगल स्टेंजा, सिंगल स्टेंजा भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। और कभी कभी इसको इसमें दो स्टेंजास भी होते हैं, एक ऑक्टेव होता है, एक ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट होता है। ठीक है, ऑक्टेव मतलब 8 लाइन और सेस्टेट मतलब 6 लाइन। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल जो है वो जॉन मिल्टन की सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिए। दिस फॉर्म ऑफ पोएम ओरिजिनेटेड इन इटली, सोनेट जो है वो इटली में जन्मी एंड ब्रॉड टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड लाई गई बाई सर थॉमस यार्ड के द्वारा एंड हेनरी हॉवर्ड के द्वारा। अर्ल ऑफ सरे जिन्हें कहा जाता है 16th सेंचुरी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे सोनेट कहाँ ओरिजिनेट हुई है, इटली में, और इंग्लैंड में इसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सर थॉमस यार्ड और हेनरी हॉवर्ड। अर्ल ऑफ सरे जिन्हें कहा जाता है। चलिए, टाइप्स ऑफ सोनेट्स, पेट्रार्कन सोनेट, राइम स्कीम क्या होती है, ए बी बी ए, सी डी सी डी, या सी डी ई हो सकता है, सी डी ई हो सकता है। शेक्सपियरियन सोनेट देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी जी। स्पेंसेरियन सोनेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम बताइए, या स्पेंसेरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम बताइए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। द हेरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच पोएम, किस पोएम में इसे इंट्रोड्यूस किया गया? देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करने वाले जो हैं वो कौन है, वह है जेफरी चौसर। और इन्होंने अपने समय में दो पोएम्स, दो वर्क थे इनके, एक थी द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन और द कैंटरबरी टेल्स। अब लेजेंड ऑफ गुड वुमेन तो है नहीं इसमें, तो द कैंटरबरी टेल्स हम इसमें ऑप्शन में लगा देंगे, एक बार चेक भी कर लेंगे इसको। 153, ठीक है, 153 में एक बार फिर से चलो रिवीजन हो जाएगा। द हेरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस कराया गया बाय जेफरी चौसर। ठीक है, इन हिज मास्टरपीस वर्क, अपने मास्टरपीस वर्क किसमें, द कैंटरबरी टेल्स में, 14th सेंचुरी में। हेरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ राइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर्स। अब देखिए हेरोइक कपलेट क्या है, अ पेयर ऑफ राइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर, ठीक, दैट ऑफन फंक्शन एज अ सेपरेट रिटोरिकल एंड मेट्रिकल यूनिट, जो प्रायः अलग रिटोरिकल एंड मेट्रिकल यूनिट के रूप में काम करता है। ठीक है, देखिए ये जो दो नाम है ध्यान रखिए, जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पॉप परफेक्टेड द फॉर्म। हीरोइक कपलेट को परफेक्ट करने वाले कौन है, जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पॉप। जॉन ड्राइडन आपके 16th सेंचुरी के हैं और जो अलेक्जेंडर वो आपके 18th सेंचुरी के हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 154. द प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नरेटिव पोएट्री इज नोन एज. द प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नरेटिव पोएट्री को हम एपिक कहते हैं. चलिए देखिए जरा, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नरेटिव पोएम्स. 3 अलग अलग तरह की नरेटिव पोएम होती है. एक है एपिक, दूसरी है बैलेड और तीसरी है आर्थुरियन रोमांस. ठीक है, तो ये बैलेड और एपिक लगभग सब लोग जानते होंगे. आर्थुरियन रोमांस क्या है, इसको देख करके जरा कमेंट में बताइए कि सबको पता लगे ये भी कुछ होता है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 155 क्या कहता है. 155 क्वेश्चन कहता है which among the following is not an essential element of tragedy according to Aristotle. ये तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आया लिटरेरी टर्म्स में कि 3 आपको ऑप्शन दे दिए वो जो ट्रेजिडी के कंपोनेंट हैं, चौथा वो दे दिया जो नहीं है, तो बस उसी को आपको छांट के बताना है. चलिए तो देखते हैं. थॉट है, स्टाइल है, कैरेक्टर भी है, स्पेक्टेकल भी है, ऑरेकल नहीं है भैया. ठीक है, कई बार ऑरेकल दे दिया है, कई बार और अलग अलग शब्द दे दिए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कौन कौन है. देखिए, प्लॉट है, कैरेक्टर है, थॉट है, डिक्शन है, सॉन्ग है और स्पेक्टेकल है. ठीक है, ये 6 हैं. इनके अलावा जो मिलेगा वो नहीं है ये. और ये किसमें दिया है, एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में ये सब बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ सोनेट. सोनेट के इन्वेंशन का क्रेडिट किससे दिया जाता है. जियोकोमो दा लेंटिनी. जियोकोमो दा लेंटिनी को सोनेट का श्रेय दिया जाता है. ठीक है, जियोकोमो दा लेंटिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन 1200 में 1200 के आसपास है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. 13वीं शताब्दी की शुरुआत में सोनेट्स आर यूजुअली रिटन इन. किसमें लिखी जाती है यूजुअली, तो ये होना चाहिए आपका सोनेट्स आइम्बिक पेंटामीटर. एक बार अपन चेक कर लेंगे. 157 का आंसर सी है. ठीक है, उसको तोड़ लेंगे अपन तो और बात क्लियर हो जाएगी. सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम. 14 लाइन की पोएम होती है सोनेट. ठीक है, विथ अ फिक्स्ड राइम स्कीम. इसकी एक फिक्स राइम स्कीम है. ऑफन सोनेट यूज आइम्बिक पेंटामीटर. अक्सर आइम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है सोनेट में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 158. इन एंशियंट ग्रीस लिरिक पोएट्री वाज आल्सो नोन एज. लिरिक पोएट्री को और क्या कहा जाता था. मेलिक पोएट्री कहा जाता था. क्या कहा जाता था भाई, मेलिक पोएट्री. ग्रीस में लिरिक पोएट्री को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पायरिक मीटर एंड वॉल्स. पायरिक मीटर में क्या क्या होता है, तो 5 ऑप्शन है हमारे पास और इन 5 ऑप्शंस में आप देखेंगे तो 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स. तो यही वाला हमारा आंसर है कि पायरिक मीटर में 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं. फिर से रिवाइज कर लिए. पायरिक मीटर में 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट डज द टर्म कोकोफोनी मीन. कोकोफोनी का क्या मतलब है. प्लीजेंट और म्यूजिकल ना. पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग नहीं. हार्श एंड रफ यही है. ठीक है, कैकोफोनी का मतलब क्या होता है, हार्श एंड रफ. कैको ये आपका रूट है और उसका मतलब होता है बुरा, भद्दा. फोनी मतलब साउंड हो गया. फोनी मतलब क्या है भाई, साउंड या आवाज. ठीक है, तो बुरी आवाज को हम लोग कैकोफोनी कहते हैं. यू फनी अगर दिया होगा तो यू जो है ई यू, ये हमारा जो है वो अच्छा होता है. फोनी मतलब साउंड, तो अच्छी आवाज हो जाएगा वो. राइम रॉयल इज यूज्ड इन. राइम रॉयल का यूज किसमें किया गया है. द रीपर, द फेयरी क्वीन, द कैंटरबरी टेल्स, वर्ड इज टू मच विद अस. तो क्या कैंटरबरी टेल्स जिसमें हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है उसी में आपका राइम रॉयल का भी यूज किया गया है. चलिए 10 syllable lines, iambic pentameter, popularized by Geoffrey Chaucer. देखिए इसको राइम के साथ रॉयल क्यों लगा है. बिकॉज हिज इमिटेटर जेम्स फर्स्ट
ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि जो स्कॉटलैंड के राजा जेम्स फर्स्ट थे उनके द्वारा ये कॉइन किया गया था। ठीक है, इमिटेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 162 what does the term prosody signify? prosody क्या signify करता है? The study of showing the relation between words, dictionary marking, sense drawn, the systematic study of versification। ये हमारा आंसर है। जब हम वर्सिफिकेशन को स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक वे में तो वो हमारा कहलाता है क्या? प्रोसोडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज, डिक्शन से आप क्या समझते हैं? द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों को चुनना और उनका अरेंजमेंट करना, ये हमारा क्या कहलाता है? डिक्शन कहलाता है। ठीक है भाई, डिक्शन इज कॉल्ड द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन, मिस्ट्री प्लेज किस पर आधारित थे भाई? स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, ये बाइबल की स्टोरीज पर आधारित थे। ठीक है, मिस्ट्री प्लेज के जोड़ीदार भी होते हैं, मिरेकल प्लेज, वो किस पर बेस होते हैं? चलिए कमेंट में बताइएगा, वैसे दिया है इसमें। मिरेकल प्लेज आर अमंग द अर्लीस्ट फॉर्मली डेवलप्ड प्लेज इन मेडिएवल यूरोप, इट फोकस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिब्लियन स्टोरीज। मिस्ट्री एंड प्लेज आर, ठीक है, तो मिस्ट्री प्लेज हमसे पूछा तो हो गया। मिरेकल प्लेज में क्या होता है? इनमें सेंट की लिप्स को बताया गया है, सेंट बताया जाता है, और आपको जो पता चले तो चलिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेशनिज्म वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म के अगेंस्ट जो रिवोल्ट था वो एक्सप्रेशनिज्म कहलाता है। Expressionism was a revolt against realism and naturalism. It is an exploration of mind through literature, visual arts, music and more. कोई नाम भी संबंधित है इससे? चलिए, कोई नाम दिए ही नहीं है तो पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। The literary term used to indicate the particular type of writing is called, यानी कि वो लिटरेरी टर्म जिसे किसी राइटिंग के टाइप को बताने के लिए यूज किया जाता है वो हमारा जॉनरा कहलाता है। क्या कहलाता है? जॉनरा। जैसे रोमांस है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, हिस्ट्री प्ले है। जब हम कहेंगे कि जूलियस सीजर का जॉनरा क्या है तो हम कहेंगे हिस्ट्री प्ले है। कहेंगे टेम्पेस्ट का जॉनरा क्या है तो अपन क्या कहेंगे? रोमांस है। एज यू लाइक इट क्या है? उसका जॉनरा क्या है? कॉमेडी है। तो ये इस तरह का कोई टर्म हो जो हमें उस वर्क के टाइप को बताए वो हमारा जॉनरा कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 167, गॉथिक नॉवेल डील्स विथ हॉरर एंड सस्पेंस। गॉथिक नॉवेल, नाम ही खतरनाक लगता है इसका, गॉथिक है ना, बड़ा थिक सा, मतलब जिसमें हॉरर भी हो, सस्पेंस भी हो, और इसकी जो सेटिंग होती है वो अक्सर जो है ग्लूमी कैसल हो गए या अंधेरे में बने हुए किले हो गए, महल हो गए, इस तरह की जगहों पर इसकी सेटिंग होती है। जो गॉथिक नॉवेल्स होते हैं हॉरर एंड सस्पेंस से भरे हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। आइम्बिक पेंटामीटर होता है किसमें? हीरोइक कपलेट में। और राइम पेयर्स देख लीजिए, ए बी बी सी सी एंड सो ऑन, डी डी टी ई, इस तरह से चलता है। ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the term mythos mean in Aristotle's Poetics? Mythos का क्या मतलब है भाई? We have plot, जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजिडी का पार्ट होता है, प्लॉट, उसको एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में मैथोस कहा है। अगर आपको पैथोस ध्यान आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, चलिए थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे। मैथोस मतलब हो गया आपका क्या? प्लॉट। ठीक है, पैथोस क्या होता है? ये एंटी क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स है कि कोई चीज जो है एकदम अपनी ज़ेनिथ पे, चोटी पे पहुंचती जा रही है। एंटी क्लाइमेक्स क्या है? वहां से पहुंच के नीचे धाम से गिर जाए, है ना, उसको अपन पैथोस कहते हैं। जैसे कोई आ जाए आपके सामने और बोले, बैठ जाए, कोट पैंट पहने हो, हाथ में रोलेक्स हो और दोनों हाथों में आईफोन लिए हो, है ना, और कहे बैठा रहे कुछ देर फोन में यहाँ वहां करता रहे और आपकी तरफ देखेगा, वैसे वो चाय पिलाएंगे क्या? तो ये क्या है? पैथोस। बैथोस होता है कि पैथोस होता है? मुझे कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, तो शायद बैथोस होता है, वो जो है बैथोस होता है। ठीक है, चलिए ये आप थोड़ा सा क्लियर करके कमेंट में बताइएगा।
तो जो ये एंटी क्लाइमेक्स जिसको हम कहते हैं, एकदम से ऊपर जाना किसी बात का और धाम से नीचे आकर के गिरना, वो हमारा बाइथॉस या पैथॉस, बाइथॉस होगा शायद। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा फिर बताइएगा, जरूर बताइएगा, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और साथ में सभी लोगों को पता भी चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द वन एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू पेंडोरिक कोड्स इन ऑप्शंस गिवन बिलो। 5 ऑप्शन दिए, समय ज्यादा लगेगा तो अपन थोड़ा सा सीधे एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। द रेगुलर और पेंडोरिक ओड इज, सॉरी, इन इंग्लिश इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार्स फॉर्म। करेक्ट, पिंडारिक जो ओड है वो पिंडार के फॉर्म की नकल है करीब करीब, जो कि इंग्लिश में की गई है। With all the strophe and antistrophe written in one stanza pattern and all the epod in another। और इसमें एक स्टेंजा में आपका स्ट्रॉफी होता है, फिर एंटीस्ट्रॉफी होता है उसी में, और दूसरे स्टेंजा पैटर्न में इपोड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171। catharsis is usually associated with tragedy, सही है, but given that laughter can be equally cathartic, likely to provide such instances through reversal of logic and expectation। 5 ऑप्शन है इसमें, और ये हमारा जो क्वेश्चन है 1 से, तो देखिए जरा, करेंगे कैथारसिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ट्रेजेडी। ये बात तो ठीक है कि कैथारसिस जो है वो ट्रेजेडी से रिलेट करता है, बट गिवन दैट लाफ्टर, लेकिन हंसी इक्वली कैथार्टिक, एक फूहड़ हंसी हो, लाइकली टू प्रोवाइड सच इंस्टांसेस थ्रू रिवर्सल ऑफ लॉजिक, जिसको जो है लॉजिक को रिवर्स करके या उसके उलट बोल करके दिया जाए, एक्सपेक्टेशन, तो उस तरह की फूहड़ हंसी को आप क्या नाम देंगे? ट्रेजी कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, स्लैपस्टिक या फार्स? ये फार्स होता है। कैथारसिस जो है वो ट्रेजेडी से रिलेट करता है, ठीक है, जो पिटी एंड फियर से संबंधित है, और जो फार्स है वो फूहड़ या भद्दी हंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 172। The OED defines a sonnet as follows: the piece of verse properly expressive one main idea, consisting of 14 decasyllabic lines with rhyme arranged according to one or other of certain definite schemes। The decasyllabic lines generally, decasyllabic line generally क्या होती हैं? iambic pentameter। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात का बताने का सिर्फ मतलब क्या था कि डेकासिलेबिक लाइंस क्या है। तो डेकासिलेबिक लाइंस अपन ध्यान रखेंगे कि डेकासिलेबिक लाइंस जो है जनरली एम्प्लॉयड एन आइम्बिक मीटर, आइम्बिक मीटर इसमें एम्प्लॉय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज, एपिग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है भाई? तो है एपोथेम, एपोथेम नाम है। A short instructive saying that is easy to remember, sometimes even slightly witty। मतलब कोई ऐसी कहावत जिसे एग्जाम्पल दिया जाता है, men will be men, men will be men, या boys will be boys। ठीक है, इस तरह की जो कहावत होगी ना, या द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये भी एपिग्राम है। तो इस तरह की जो कहावतें होंगी, छोटी, याद करने में आसान, लेकिन इनमें गहराई की बात होगी, तो वो हमारा एपिग्राम या एपोथेम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 174। अ वर्क विच यूज मॉकरी एंड एक्सेजरेशन टू क्रिटिसाइज एब्सर्डिटी और वीकनेस इज कॉल्ड अ सटायर। वो कोई ऐसा काम जो मॉकरी का यूज करे, एक्सेजरेशन और एक्सेजरेशन का भी यूज करे टू क्रिटिसाइज एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी को क्रिटिसाइज करने में, वो हमारा सटायर होता है। सोशल फैशन एंड फैड्स जो चल रहा हो, जिनमें बड़ी बुराइयां हो, जो सोसाइटी को गलत राह पे ले जा रहे हो, तो उसको जब अपन क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो उसमें एक सटायर का यूज करेंगे विथ एक्सेजरेशन। उसको बताएंगे अच्छा, लेकिन वो जो अच्छा बताया जाएगा ना, वो इस स्टाइल में बताया जाएगा कि लोगों के दिल में वो बात उतरे कि नहीं ये तो बुरी बात है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, है ना। सटायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म फिगर ऑफ स्पीच।
A narrative poem or song consists of short stanza, usually rhymed quatrains in iambic with a refrain. A narrative poem song consists of short stanza, usually rhymed quatrains. अच्छा ठीक है, क्वाट्रेन्स में राइम होता है, इन iambic with a refrain. ठीक है, ये बैलेट है आपकी, जिसमें किसी छोटी सी कहानी को नरेट किया जाए और उसके चार चार स्टेंजा आपस में क्या करें, राइम करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 176. A sentence, quotation or poem that is put at the beginning of a written work, उसको क्या कहते हैं कि जब हम किसी कोटेशन को, सेंटेंस को या पोयम को किसी वर्क की शुरुआत में लिखते हैं तो वो हमारा जो है वो एपिलॉग होता है क्या, या एपिग्राफ होता है, या ऐसे तो नहीं होगा. ठीक है, एपिलॉग एंड में आता है, लास्ट में ये भी नहीं होगा. एपिग्राफ और डेनोटेशन में से हमें सिलेक्ट करना. तो इन दोनों में से पहले तो ये नहीं होगा क्योंकि ये किसी भी वर्क के लास्ट में यूज किया जाता है. ऐसे ये अलग जॉनरा है, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है. ये जो आपका एपिग्राफ है इसको हम प्रोलॉग भी कहते हैं. ये दोनों जो है वो किसी भी वर्क की शुरुआत में लिख दिए जाते हैं या उनमें प्रेजेंट किए जाते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है. मीटर इन पोएट्री मीन्स, मीटर का क्या मतलब होता है पोएट्री में. तो मीटर का जो मतलब है, a pattern of stressed and unstressed syllables. स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के पैटर्न को मीटर कहा जाता है. स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के पैटर्न को मीटर कहा जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which is not a part of the structure of the classical ode. क्लासिकल ओड का पार्ट कौन नहीं है भाई. देखिए स्ट्रॉफी होता है, एंटी स्ट्रॉफी होता है, इपॉड भी होता है. तो ये जो इकलॉग है ना ये नहीं होगा. स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपॉड, ये तीन कंपोनेंट है क्लासिकल ओड के. अच्छा ये कब कब यूज किए जाते हैं ये देखिए, इसमें देख लीजिए. इन क्लासिकल ओड स्टेंजाज वर पैटर्न इन सेट्स ऑफ 3 मूविंग इन अ डांस रिदम टू लेफ्ट. द कोरस चैंटेड द स्ट्रॉफी. जब जो कोरस या जो डांसर हैं इसको परफॉर्म करते हैं तो जब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो स्ट्रॉफी को गाते हैं. मूविंग टू राइट, जब राइट की तरफ गाते हैं तो एंटी स्ट्रॉफी होता है. और जब स्टैंडिंग स्टिल, एक जगह पर खामोश खड़े रहते हैं तो फिर वो कहलाता है इपॉड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 179. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फिक्शनल जॉनरा. इनमें से नॉन फिक्शनल जॉनरा कौन नहीं है. नॉन फिक्शनल में हमारी डायरी आएगी, ऑटोबायोग्राफी आएगी, मेमोयर भी आ जाएगा, लेकिन रोमांस नहीं आएगा भाई. ठीक है, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये नॉन फिक्शनल जॉनरा में नहीं आएगा, ये फिक्शनल जॉनरा में आएगा. किसमें आएगा, ये फिक्शनल है आपका, एफ फॉर फिक्शनल, और ये तीनों नॉन फिक्शनल है. फिक्शनल मतलब कल्पना और नॉन फिक्शनल मतलब जो रियल हो, ओरिजिनल. ठीक है, चलिए 180 पे आ जाइए. 180 क्या कहता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा. ड्रामा का कौन सा एलिमेंट नहीं है. देखिए फिर से वही आ गया, अभी गया है और ये 5-6 बार आ चुका. स्टेज क्राफ्ट, कैरेक्टर, डायलॉग, ये सभी आपके होते हैं. फीडबैक नहीं होता है. ठीक है ना, फीडबैक जो है वो किसी भी तरह से आपका ड्रामा का एलिमेंट नहीं होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 181. चलिए 180 तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में अपन बात कर लेंगे. उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा. अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको बार बार देखिए, रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल बुलेट प्रूफ की तरह एरर प्रूफ बना लीजिए, है ना, कि आपसे पेपर में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, थैंक यू.